नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज आपके लिए वापस से खुशखबरी है। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी दी थी और आज आप लोगों के लिए वापस खुशखबरी है कि रीट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और उसकी जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को होने जा रही है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को इस तरीके से कीजिए कि जो प्री का जो एग्जाम है जिसमें आप लोगों को जो मार्क्स लेकर आने हैं वो मार्क्स अच्छे से आ जाए। बस आप लोगों को अभी इतना ही करना है क्योंकि 60 डेज समथिंग है आप लोगों के पास। तो 60 डेज में अब वैसे मैं आप लोगों को एक वीडियो है ना, एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूंगा कि 60 डेज में आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़नी है और टीचिंग मेथड के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको रीट प्री से रिलेटेड जो भी साइंस के टॉपिक है वो आपको देखने को मिलते रहे और आप लोगों को चीजें समझ में आती रहे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को जो मैंने समझा है, जो मैंने चीजों को पढ़ा है वो आप लोगों तक पहुंचाना। और यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक रख सकता हूं। तो आज की क्लास को टाइम जाया नहीं करते हुए, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो इस टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं करते हुए और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, लास्ट की क्लास में जब मैं आप लोगों को हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ हीट और उष्मा का संचरण, ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम चालन, संवहन, विकिरण को डिस्कस करेंगे और विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इन टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उष्मा के जो संचरण है जिसमें चालन, संवहन और विकिरण है उससे तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रीट की जो वैकेंसी है, जो दोनों वैकेंसी आप लोगों के, ऐसा अवसर तो आप लोगों के लिए कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखते हुए और अपनी तैयारी को बिल्कुल बहुत अच्छे से आप तैयारी में जुड़ जाइए। और मैं भी आप लोगों के साथ पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैथ्स में और चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो मैथ्स भी हम डिस्कस कर लेंगे और साइंस से तो रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। एक क्लास में मैं आपको साइंस और टीचिंग मेथड की, यदि आप लोग बोलेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को इन चीजों को पढ़ना है और समझना है। तो आज की क्लास को हम डिस्कस करते हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने उष्मा और टेम्परेचर में डिफरेंस भी देखा था कि उष्मा क्या होती है। उष्मा के बारे में सिर्फ एक पॉइंट है ना, जो मैं आप लोगों के साथ वापस अगेन शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उष्मा तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर में क्या हो, डिफरेंस हो। मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी थी कि यदि मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी वस्तु है उसका टेम्परेचर कम है, तो उष्मा का प्रसार कहाँ होगा, कम, अधिक से कम की ओर। और ताप में क्या है, डिफरेंस है, ताप में क्या है, डिफरेंस है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर हाई होता और इसी के समान होता तो उष्मा का प्रसार पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विशिष्ट उष्मा के बारे में बताता हूं कि विशिष्ट उष्मा क्या होती है। विशिष्ट उष्मा, देखिए साथियों, किसी पदार्थ का, किसी 1 ग्राम पदार्थ का, मान लीजिए कोई पदार्थ है वो 1 ग्राम का है, उसका द्रव्यमान है वो क्या है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो उष्मा की है ना, जो उष्मा आप लोगों को चाहिए, ठीक है, जो जितनी उष्मा की आप लोगों को आवश्यकता है वही क्या है, विशिष्ट उष्मा है। तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा ही क्या है, विशिष्ट उष्मा है। आवश्यक उष्मा ही क्या है, विशिष्ट उष्मा है। अब देखिए, डेफिनेशन से ही हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो निकालने की कोशिश करेंगे। उष्मा को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। तो क्यू समानुपाती किसके हो जाएगा, 1 ग्राम पदार्थ, इसका मतलब द्रव्यमान चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, द्रव्यमान की आवश्यकता है और 1 डिग्री तक बढ़ाना है। अब देखिए, जब भी मैंने आप लोगों को बताया कि उष्मा यदि है तो टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और हमें टेम्परेचर का ही क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, इसको बोलेंगे तापांतर, तो क्यू, है ना। फिर इसको यदि समानुपाती के चिन्ह को यदि आप हटाओगे तो गुणांक आएगा और वो गुणांक ही क्या होगा, विशिष्ट उष्मा।
और इसको विशिष्ट ऊष्मा गुणांक भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी। यदि आप एस का मान निकालोगे तो क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो गई, Q अपॉन एम डेल्टा टी। यदि आप लोगों को इसका क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, तो मात्रक कैसे निकालोगे, जूल अपॉन, ठीक है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, द्रव्यमान का केजी, और इसका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मुझे लगता है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मात्रक आप सीजीएस पद्धति में भी निकाल सकते हैं, ये एसआई पद्धति में है। सीजीएस में आप क्या कर लीजिएगा कि उसे ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा। आप एसआई पद्धति में भी मात्रक है और सीजीएस में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। अब देखिए आप लोगों को ये चीज, ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये नोट आप लोग लिख लीजिएगा कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। जल की क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अब देखिए जो जल होता है ना वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है ना। तो उसे गर्म करने के लिए, है ना, ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगी, क्योंकि जल क्या है, अब 15 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप लोगों को जल को गर्म करना है तो 15 डिग्री पर जो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो लगभग 4200 जूल के समथिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। और विशिष्ट ऊष्मा का जो फॉर्मूला होगा Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो आप लोगों से यदि यदि ऊष्मा दे करके कि किसी पदार्थ की ऊष्मा मान लीजिए 2 जूल है, ठीक है, और ऊष्मा दे करके आप लोगों से क्या पूछ ली जाए, विशिष्ट ऊष्मा पूछ ले जाए, और उस पदार्थ का द्रव्यमान मान लीजिए 1 केजी दे दिया, ठीक है, तो उस, और आप लोगों को बता दिया कि तापमान, ठीक है, और टेम्परेचर भी आप लोगों को बता दिया, तो आप लोगों को क्या ज्ञात करनी है, विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो आप इस फॉर्मूले में मान रख के क्या कर सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बार जल की यदि बात चली रही है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सबसे अधिक होती है, तो मैं आप लोगों को एक जल का असामान्य व्यवहार, जल की बात आई है तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि जो जल होता है ना उसका व्यवहार भी असामान्य भी होता है और सामान्य भी होता है। तो इस चीज को आप कैसे समझोगे, एक मिनट देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आदर्श के समीकरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी एक सब कैलकुलेशन है, उसको एक बार आप समझ लेंगे तो जल का असामान्य व्यवहार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को, इस कैलकुलेशन को एक बार यदि आपने समझ लिया तो आपको जल का सामान्य व्यवहार समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये समीकरण है पीवी इक्वल टू एनआरटी, आदर्श ये समीकरण है। और ये मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट साइंस से है वो तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी को कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा होगा। अब देखिए यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये सामान्य व्यवहार है, आदर्श ये समीकरण है, इसका मतलब ये नॉर्मल चीज है। यदि आप किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसके आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, डी बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। यदि किसी वस्तु का आयतन बढ़ रहा है इसका मतलब उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। द्रव्यमान बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, घनत्व कम होगा। ये कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझिएगा तो आपको बिल्कुल चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए कि जो वाटर होता है, ठीक है, अब ये 0 से 4 डिग्री तक इसका जो व्यवहार है वो है असामान्य, ठीक है, और 4 डिग्री से ऊपर व्यवहार कैसा है, सामान्य। 0 से 4 डिग्री तक व्यवहार कैसा है, असामान्य है, और 4 डिग्री से जस्ट ऊपर यदि आप जाओगे तो व्यवहार कैसा है, सामान्य। अब देखिए सामान्य की एक बार बात कर लेते हैं तो आप लोगों को असामान्य समझ में आ जाएगा। सामान्य की हम बात करेंगे, इसका मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आयतन बढ़ रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि आयतन में वृद्धि। ये नॉर्मल बिहेवियर है, आयतन में वृद्धि। यदि टेम्परेचर बढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है आयतन में वृद्धि होगी, और घनत्व में क्या होगी, घनत्व में कमी होगी। ये तो हो गया इसका सामान्य व्यवहार। यदि मैं असामान्य की बात करूं इसका मतलब इसका उल्टा है, आयतन में क्या होगी, कमी होगी, और
घनत्व में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, बिल्कुल अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना है कि 4 डिग्री से ऊपर क्या होता है, सामान्य होता है, और 4 डिग्री तक क्या, 0 से 4 डिग्री तक व्यवहार कैसा होता है, असामान्य व्यवहार होता है। अब देखिए, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पर वाटर होता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके लिए एक नदी बना दी, ठीक है, और नदी में क्या है, वाटर है ना, बड़े अजीब सा वाटर है, पता नहीं, ठीक है, ये वाटर है। अब क्या होगा कि जैसे ही धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब जब नदी का टेम्परेचर कम होता 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 4 डिग्री तक आ गया, कहां तक आ गया, 4 डिग्री तक, तो 4 डिग्री तक टेम्परेचर कम होगा, तब क्या होगा कि ऊपर से, ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा है, जो पानी की जो लेयर है वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, और नीचे से वापस से क्या हो रहा है, नीचे से जो कण है वो ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर के जो कण है वो नीचे जा रहे हैं। इस प्रकार पानी में क्या हो रहा है, इसी प्रकार आप लोग देखिएगा कि जब भी आप चाय को या फिर आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी में उबाल आती है, और जो पानी में उबाल आती है वो रिवर्स होती रहती है। जो उबाल आती है ना, वो जो ऊपर के जो कण है, ठीक है, नीचे के जो कण है वो ऊपर आते हैं, ऊपर के जो कण है वो नीचे जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, ऊपर से ठंडा हो रहा है वाटर, तो उसके जो कण है वो कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे के कण ऊपर आ रहे हैं। इस प्रकार क्या हो रहा है, 4 डिग्री तक ये पूरा पानी गर्म हो रहा है, मतलब 4 डिग्री से ठंडा हो रहा है, ठीक है। अब 4 डिग्री के बाद होता क्या है कि 4 डिग्री के बाद होता है कि ऊपर जो लेयर है, ठीक है, उस पर क्या होने लगता है, बर्फ जमने लगती है। 4 डिग्री से जस्ट नीचे ही जैसे टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा, बर्फ जमने लगेगी। अब 4 डिग्री पर जैसे ही बर्फ जमने लगेगी, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि इस जगह पर क्या हो रही है, बर्फ जमने लग गई। अब ये जो बर्फ है ना, ये बर्फ होती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, बर्फ उष्मा की कुचालक होती है। बर्फ क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। अब जैसे ही यहां पर फिर वापस से जब टेम्परेचर गिरेगा, अब टेम्परेचर के लिए उष्मा उष्मा है, उष्मा की कुचालक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि उष्मा है तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होगी। अब ये तो कुचालक है, इसका मतलब जो हीट जो ट्रांसफर होनी है, ठीक है, हीट जो ट्रांसफर होनी है वो रुक जाएगी, क्या होगी, रुक जाएगी, और फिर जो नीचे का जो पानी है वो जमना, नीचे का पानी जमेगा नहीं, और ऊपर की लेयर क्या होगी, जम जाएगी। इसलिए जो जीव जंतु हैं वो पानी में जीवित रहते हैं, और ऊपर की जब बर्फ जम जाती है, ऊपर की लेयर जो जम जाती है, उसके बाद भी क्या है, पानी जीव जंतु है वो पानी में जीवित रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं जल के असामान्य व्यवहार की वजह से। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रकार होता है, और मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी अब कि ये किस प्रकार से चीजें होती हैं। सेकंड देखिए, हम देखते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, अब गुप्त उष्मा के बारे में देखिए, ऐसी उष्मा, ऐसी उष्मा जो तापमान में परिवर्तन ना करके अवस्था परिवर्तन में खर्च हो या काम आए, खर्च हो या काम आए, उसे ही क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। जो अवस्था परिवर्तन में खर्च हो, किसमें खर्च हो, अवस्था परिवर्तन, तापमान परिवर्तन में खर्च ना होकर किसमें खर्च हो रही है, अवस्था परिवर्तन में। अवस्था कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। जैसे आपने वाटर है, ठीक है, आइस है, तो आइस को आपने आइस के टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो टेम्परेचर में जो गुप्त उष्मा है वो किसमें परिवर्तन हो रही है, अवस्था परिवर्तन कर रही है। क्या कर रही है कि जो बर्फ है उसको किसमें बदल दिया, वाटर में बदल दिया, और वाटर को वेपर में बदल दिया, इस मतलब भाप में बदल दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, गुप्त उष्मा को लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो LATENT, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, और इसी के लिए इसको किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। और जो विशिष्ट उष्मा होती है उसको स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, इसलिए उसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो लेटेंट हीट L बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन M, L बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन M, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसका यदि मात्रक निकालना है तो J बटा kg, तो क्या हो गया, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी क्या हो गया, गुप्त उष्मा का मात्रक हो गया। अब यदि ठोस से द्रव में बदल रहा है, ठोस से कोई वस्तु यदि द्रव बदल रही है तो वो क्या हो गया, गलन की गुप्त उष्मा, वो क्या हो जाएगी, गलन की गुप्त उष्मा। यदि द्रव से
कोई चीज गैस में बदल रही है तो वो हो जाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब ये छोटी छोटी चीजें, इनके बारे में आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है। बाकी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ये चीज अभी बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसको समझ लीजिए कि ऐसी ऊष्मा जो ताप में परिवर्तन ना करके अवस्था परिवर्तन में क्या हो जाए, खर्च हो जाए या काम आ जाए, उसको ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एल बराबर क्यू अपॉन एम, और उसका मात्रक आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है। अब आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि गुप्त ऊष्मा एक्चुअली में ऐसी क्या है जो हमें तापमान परिवर्तन में दिख रही है। अब मैंने एक ली आइस, ये मैंने आइस ली, ठीक है, और ये मैंने लिया वाटर। अब देखिए गुप्त ऊष्मा आप लोगों को फील होगी, देखिए कि आइस, यदि 1 ग्राम मेरे पास आइस है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर है 1 डिग्री, और मेरे पास 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री है, तो गुप्त ऊष्मा जो आपको सबसे ज्यादा यदि कोई हीट महसूस होगी, गुप्त ऊष्मा यही होती है कि, तो वो किसकी होगी, आइस की, ठीक है। तो आइस क्या है कि आइस की गुप्त ऊष्मा ज्यादा है। यदि मेरे पास इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, 1 ml वाटर ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, 1 ml वाटर ले लिया, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेरे पास क्या है कि 1 ml वाटर है, सॉरी 1 ml ये वाटर है, और एक एक ये क्या है, भाप है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या है, भाप है। तो भाप की क्या होगी, गुप्त ऊष्मा ज्यादा होगी, और भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होने की वजह से ही आप लोगों को भाप से क्या है, ज्यादा परेशानी होती है और ज्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से यदि आपका हाथ, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप पानी में डालेंगे तो आपको इतनी जलन और इतना दर्द महसूस नहीं होगा, जितना दर्द यदि आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी भाप से होगा। इसलिए भाप क्या है, ज्यादा हानिकारक है, मतलब ज्यादा खतरनाक है, और किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको लोग गुप्त ऊष्मा है उसके बारे में अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद साथियों हम देखते हैं ऊष्मा का प्रसार, ऊष्मा संचरण। ऊष्मा संचरण के बारे में हम चालन, संवहन और विकिरण, इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चालन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद संवहन के बारे में, उसके विकिरण के बारे में, और लास्ट में मैं आप लोगों को तीनों का एक साथ कंबाइन समझा दूंगा कि तीनों चीजें होती क्या है। तो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला ऊष्मा संचरण में मैं सबसे पहला आपको समझाऊंगा चालन के बारे में। तो नंबर 1 आप देखिए चालन। चालन क्या होता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम है कंडक्शन। चालन के बारे में देखिए, डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। चालन होता है वो ठोसों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ठोसों के अंदर क्या होता है, चालन होता है। अब ठोस होगा, यदि कोई वस्तु ठोस है तो उसके जो कण हैं वो बिल्कुल एकदम पास पास होंगे। ये बात तो आप मानते हो ना कि यदि कोई वस्तु ठोस है तो उसके कण क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से हीट दी और मैंने इसको दिया 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर दिया और इसके कण बिल्कुल एकदम पास पास है, तो इसके कण गति नहीं करेंगे, नंबर 1 बात, क्योंकि कण बिल्कुल पास पास है। गति करेगा तो कैसे करेगा, इसके नीचे दूसरा कण है, इसके नीचे दूसरा कण है, तो ये क्या हवा में थोड़ा ना उड़ के जाएगा इसके पास, ठीक है। तो गति नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये कण अपनी जगह पर ही क्या होगा, ओसिलेट होगा, वाइब्रेट करेगा, और अपनी जगह पर वाइब्रेट करके, ठीक है, और अपनी जो हीट है ना, वो पास वाले कण को दे देगा। दूसरा जो है वो उसके पास वाले को दे देगा, तीसरा उसके पास वाले को दे देगा, चौथा फिर इसको दे देगा, पांचवा इसको दे देगा, छठा इसको, फिर सातवां। इस प्रकार ये क्या होगा कि इस प्रकार से उष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है उष्मा का स्थानांतरण, अपनी जगह पर ही, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। अधिक से कम की ओर, ये फिर वापस मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अधिक से कम की ओर उष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो चालन की विधि से किसमें होता है, ठोसों के अंदर उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से, चालन के माध्यम से। नंबर 2, इसमें कण गति नहीं करते हैं, इसमें कण गति नहीं करते। नंबर 3, एक ये भी ध्यान रखिएगा कि पारा में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। यदि आपसे पूछ ले जाए कि पारे में किस विधि से, चालन विधि द्वारा।
चालन विधि द्वारा होता है। नंबर 4, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि द्रव और गैस में भी, है ना, ये सिर्फ ठोसों में नहीं है, ठोसों का तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना ही है, लेकिन द्रव और गैस के अंदर भी उष्मा का जो स्थानांतरण है वो चालन विधि द्वारा होता है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि उसमें उष्मा का स्थानांतरण तब होगा जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गर्म किया जाए। कैसे गर्म किया जाए? ऊपर से नीचे की ओर गर्म किया जाए। जैसे आप पानी की बाल्टी लें और उसमें क्या करें कि जो रोड होती है, पानी की जो रोड होती है, यदि आप उसको ऊपर से गर्म करोगे, ठीक है, उसमें ऊपर रखोगे तो उष्मा का स्थानांतरण उसमें ऊपर हो रहा है, फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो चालन विधि द्वारा पॉसिबल है। इसको भी आप लिख लीजिए कि द्रव और गैस में उष्मा का स्थानांतरण संभव है चालन विधि द्वारा, ठीक है ना, चालन विधि द्वारा। इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, द्रव और गैस में चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण संभव है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? बस शर्ते कि चालन ऊपर से नीचे की ओर हो। यदि चालन ऊपर से नीचे की ओर है तो क्या होगा? द्रव और गैस में भी उष्मा का स्थानांतरण संभव है। तो ये चारों पॉइंट हैं जो आप लोगों को चालन में ध्यान रखने हैं कि एक तो ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण होता है, दूसरा इसमें कण गति नहीं करते, तीसरा पारे में भी उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, और द्रव और गैस में भी चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण संभव है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि जो उष्मा है वो ऊपर से नीचे की ओर दी हुई होनी चाहिए। तो ये चीज, चारों पॉइंट है वो आप लोगों को ध्यान रखने। कंडक्शन के बाद हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है संवहन। तो साथियों, संवहन के बारे में देखिए कि संवहन क्या होता है। संवहन साथियों, जो संवहन होता है उसमें द्रव और गैस में, ठीक है, अभी तो हम ठोसों की बात कर रहे थे, है ना, तो ठोसों में तो उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है? चालन के द्वारा हो रहा है। वो द्रव और गैस में भी चालन द्वारा होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है। लेकिन संवहन है, इसके अंदर द्रव और गैस में क्या हो रहा है? उष्मा का स्थानांतरण होगा, वो किसमें होगा? संवहन के माध्यम से होगा। द्रव और गैस में उष्मा का संचरण, ऐसे बोल सकते हैं, उष्मा का संचरण संवहन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? संवहन के माध्यम से होता है। अब देखिए संवहन के माध्यम से कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को वाटर का एग्जांपल दिया कि वाटर में क्या होता है कि नीचे से आप लोग उसको टेम्परेचर देते हो और फिर वापस ऊपर उसके कण ऊपर आते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं। तो द्रव और गैस में उष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा पॉसिबल है ना। इसमें कण, ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें कण गति करते हैं, इसमें कण गति करते हैं, और इसको आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। या पूछा जा सकता है कि इसमें कण क्या करते हैं? गति करते हैं। अब एक संवहन का एक एग्जांपल है समुद्र समीर, उसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि समुद्र समीर होती क्या है। और ये क्वेश्चन शायद एक बार एग्जाम में पूछा गया था और रीड में ही, ठीक है, तो इसको वापस से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वापस से पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वापस से पूछा नहीं जा सकता। जैसे ये थी थल और ये है समुद्र, ये मैंने समुद्र बना दिया, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि समुद्र समीर होता क्या है। अब देखिए दिन के समय जब धूप तेज पड़ रही है तो वाटर तो होता है क्या? धीरे धीरे गर्म, और वाटर क्या, और जो धरती है, थल है, वो क्या होगा? तेजी से गर्म होगा। तो इसका जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके जो आसपास के जो कण हैं, है ना, वो ज्यादा तेजी से गति करेंगे, और तेजी से गति करेंगे तो कहां जाएंगे? ऊपर की ओर, हल्के होने के कारण ऊपर की ओर जाते हैं। अब ऊपर की ओर गए तो इस जगह पर जहां
ये जगह है जो खाली हो गई, जहाँ डेंसिटी कम हो गई, ठीक है, उस डेंसिटी को भरने के लिए यहाँ से हवा चलती है किधर, थल की ओर। किधर चलती है, थल की ओर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है, और यदि टेम्परेचर कम है तो घनत्व क्या होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर यदि कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और यदि वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई थी, टेम्परेचर बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गई थी, घनत्व कम हो गया था। तो इस जगह को भरने के लिए हवा किधर से चलती है, समुद्र से थल की ओर हवा चलती है। तो समुद्र समीर होता है वो दिन के समय क्या होता है, समुद्र से थल की ओर, ठीक है। अब रात्रि के समय ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। और आप इस चीज को मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूं कि आप लोग क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि ये ऐसा होता क्यों है, या टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, घनत्व कैसा होगा, क्या होगा, एक बार आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आप चेक करेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहेगी कि समुद्र से थल की ओर क्यों होता है, और दिन के समय और रात्रि के समय ये उल्टा हो जाता है। रात्रि के समय ऐसा क्या होता है कि थल से ये जो हवा है वो समुद्र की ओर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, और एक चीज पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो जल है वो जितना तेजी से गर्म होता है, ठीक है, सॉरी, जितना धीरे धीरे गर्म होता है उतना ही धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा भी होता है, ठीक है। और जो धरती है वो क्या होता है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसको एक बार चेक करने की कोशिश कीजिएगा। अब संवहन के बाद हम देखते हैं विकिरण। विकिरण से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अधिकतर बार विकिरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां तक मैंने देखा है रीट के अंदर। तो रेडिएशन है, ठीक है, इसका विकिरण का नाम है रेडिएशन। अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस, इसमें तो हमने ऊष्मा का जो संचरण है वो देख ही लिया, लेकिन निर्वात में भी यदि ऊष्मा का संचरण होना है तो वो किसके माध्यम से होगा, विकिरण के माध्यम से होगा, रेडिएशन के माध्यम से होगा। तो ठोस, द्रव, गैस के साथ साथ ठोस, द्रव व ठोस, द्रव और गैस में भी पॉसिबल है ना, गैस के साथ निर्वात में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से। अब जो रेडिएशन होती है ना, विकिरणें होती हैं, ये होती हैं वैद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। नंबर 3, आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा यदि ऊष्मीय प्रसार और सबसे तेज ऊष्मीय प्रसार यदि होगा, ठीक है, सबसे तेज ऊष्मीय प्रसार विकिरण के माध्यम से होगा। सबसे तेज उसमें प्रसार किसके माध्यम से होगा, विकिरण के माध्यम से होगा, क्योंकि रेडिएशन है। सूरज की जो किरणें होती है ना, वो इसी के माध्यम से धरती पर आती हैं। सूरज की जो किरणें होती हैं, है ना, सूर्य की किरणें इसी के माध्यम से धरती पर आती है। नंबर 5, एक पॉइंट और आप इसमें ध्यान रख लेगा कि माध्यम पर, ठीक है, माध्यम के तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, इसके माध्यम से माध्यम के टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता। माध्यम का जो टेम्परेचर है उसमें क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस के साथ साथ क्या है, निर्वात में भी पॉसिबल है। नंबर 1 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, वो क्या है कि ये निर्वात में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निर्वात में किसके माध्यम से ऊष्मा का संचरण होगा, तो विकिरण के माध्यम से। कौन सी प्रकृति की होती है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे तेज उसमें प्रसार विकिरण के माध्यम से पॉसिबल है, ये भी अब तक नहीं पूछा गया है। और सूरज की किरणें इसी के माध्यम से धरती पर आती हैं, ये पूछा जा चुका है। तो देखिए, इन 3 बिंदुओं से अभी तक एक, ठीक है, सॉरी, 1 और 2 पॉइंट हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अभी तक 1, 2 और 3 पॉइंट अभी तक बच रहे हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि
अब देखिए विकिरण होती है ना, उसका एग्जांपल आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं माइक्रोवेव। यदि माइक्रोवेव में यदि आप खाना गर्म करोगे तो सिर्फ ओनली खाना खाना गर्म होता है, और वो किसकी वजह से होता है? विकिरण की वजह से होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि माध्यम पर उसका तापमान, अब देखिए आप खाना गर्म करोगे तो आपकी प्लेट गर्म नहीं होगी, ओनली सिर्फ खाना खाना गर्म होगा। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। विकिरण के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस और निर्वात में भी, ठीक है, निर्वात में भी क्या है, यदि उष्मा का संचरण है तो वो किसके माध्यम से पॉसिबल है? विकिरण के माध्यम से संभव है। अब इन तीनों को मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं कि ठीक है, जैसे मैं एक पात्र लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया कि इसको गर्म कर दिया। ठीक है साथियों, मैंने इसको क्या कर दिया? गर्म करने के लिए रख दिया, और इसमें मैंने वाटर भर दिया। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसको गर्म करूंगा इस पात्र को, ठीक है, तो ये पात्र स्टील का है या किसी भी धातु का मान लीजिए ठोस है, तो यहां से तो क्या हो रहा है? मैं इसको यहां से गर्म कर रहा हूं और ये यहां से भी गर्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? चालन हो गया। क्या हो गया? चालन हो गया। नंबर दो, यदि मैं इसको गर्म कर रहा हूं और वाटर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, ठीक है, एक बार वाटर नीचे से गर्म हो रहा है, फिर ऊपर से भी गर्म हो रहा है, तो ये क्या है? संवहन है। क्या है? संवहन। ध्यान रखिएगा। और तीसरा, इसके माध्यम से, है ना, यहाँ पे यदि आप महसूस करेंगे तो इस जगह पर भी आप लोगों को क्या? तापमान महसूस होगा, लेकिन माध्यम माध्यम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये क्या है? विकिरण है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन तीनों को समझ सकते हैं कि चालन क्या है, संवहन क्या है और विकिरण क्या है। मैंने एक ही बार में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ये चीजें, तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि चालन, संवहन और विकिरण होता क्या है। तो ये तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों से जो तीन बिंदु है, चालन, संवहन और विकिरण से जो भी मैंने आप लोगों को पॉइंट लिखवाए हैं, छोटे छोटे जो भी पॉइंट लिखवाए हैं, वो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा और अदर से क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, जिसमें प्री में तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मेंस के लिए मैं आप लोगों को 100% श्योर बोल नहीं सकता, क्योंकि मेंस में काफी सारी चीजें हैं जो समझने की और करने की जरूरत है, और वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन जो प्री के अनुसार जो भी चीज मुझे सही लगी कि आप लोगों को इतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइमिंग भी कम है और बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए बहुत सारा समय भी आवश्यक है। इसलिए हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ये मैं आप लोगों को पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जिसको यदि एक बार ये पता चल गया कि छोड़ना क्या है, तो मैं आपसे सही कह रहा हूँ, उसी दिन आप लोगों का सिलेक्शन एग्जाम में हो जाएगा, और जिस भी एग्जाम में बैठेंगे उस एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अधिकतर हमें यही पता नहीं चलता है कि हमें छोड़ना क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम है। हम जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तब से ही हमारे पास टाइमिंग कम ही रहता है, भले एग्जाम कभी भी हो, लेकिन हमारे पास टाइम कम ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों को चीजें छोड़ना आनी चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं, मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, और इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हमें क्या पढ़ना है, उस चीज को चूज करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप चीजों को, जितनी भी चीजें पढ़े उनको बहुत अच्छे से समझ के पढ़े, और जो भी चीज आप लोग ग्रहण करें उस चीज को एक बार पढ़ने के बाद ये होना चाहिए कि उसको वापस से दोबारा से सिर्फ एक बार पढ़ा और वो चीज आप लोगों के दिमाग में और जहन में, कॉन्शियस माइंड में बैठ जानी चाहिए। तो इन चीज़ों को एक बार से वापस से समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो उन लोगों को चीज़ें हैं वो वापस से अप टू डेट मिलती रहें, और जो भी क्लास है होती है ना, तो वो आप लोगों की क्लास से डायरेक्ट आप लोगों को मिल जाए। तो ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। बाकी जो भी दोस्त हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि उनको भी साइंस वो है वो अच्छे से समझ में आए। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहें और मस्त रहें, और ज़्यादा लोड लेना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, आईएएस का एग्जाम नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत कम समय में, मैंने भी बहुत कम समय में तैयारी की थी। किसी दिन मैं आप लोगों को अपनी जर्नी और मैंने किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ा, किस तरीके से चीज़ों को समझा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। आप लोगों को भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।